नमस्कार, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश जीएस स्पेशल वीडियो या ग्राम विकास अधिकारी जैसे यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश से संबंधित ये प्रश्नों की सीरीज जारी है इस चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो ये पार्ट नंबर 6 है। 5 पार्ट पहले ही बनाए जा चुके हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनका भी आप अध्ययन करिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और ये है पार्ट दूसरा है प्राचीन इतिहास। उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन इतिहास से संबंध है, यानी मौर्य वंश, सिंधु घाटी सभ्यता, जैन बौद्ध धर्म या गहड़वाल वंश या वर्धन वंश, ऐसे कुछ डायनेस्टीज हैं, उनसे संबंधित उत्तर प्रदेश में प्रश्न बनते हैं। तो उनको लेकर के आज का ये वीडियो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो नोटबुक और कलम उठाइएगा और इन इम्पोर्टेंट प्रश्नों को नोट करते जाइएगा। पहला प्रश्न आज की वीडियो का 25 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 24 तक कल बन चुके हैं और ये पार्ट दूसरा है प्राचीन इतिहास का। उत्तर प्रदेश के ... में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपनी कार्य विधि की नींव रखी। देखिएगा, फर्स्ट लेक्चर महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर, संकिंसा या सारनाथ या श्रावस्ती। राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, मिलाइए कि आपने सही चुना है। तो 25 प्रश्न का राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था और यहीं से अपनी कार्य विधि यानी गृह त्यागने के बाद उपदेश या ज्ञान बांटने की परंपरा जो प्रारंभ की थी, कार्य विधि की नींव रखी थी। कहाँ से? सारनाथ से। क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 26 से, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? यानी उनका जो महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहा जाता है, तो उनकी महापरिनिर्वाण स्थल कहाँ हैं? काशी, लुम्बिनी, कुशीनारा या कुशीनगर, श्रावस्ती। पहचान लिया होगा। इसका भी आंसर 26 का सी विकल्प सही है, कुशीनारा यानी कुशीनगर। यह मल्ल महाजनपद में पड़ता है। याद रखिएगा, जो जनपद थे ना महाजनपद, वह उस समय कुशीनगर या कुशीनारा मल्ल महाजनपद में आता था। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 27। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र जिले में नाथ संप्रदाय की नींव पड़ी जो हठ योग की अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है? नाथ संप्रदाय का एक हठ योग है, यानी सबसे विशेषता है इसकी हठ योग की। और यह संप्रदाय कहाँ पर सबसे पहले नींव रखता है? मथुरा, बोली, गोरखपुर या चित्रकूट। ये आपके विकल्प हैं। इनमें से राइट ऑप्शन आपने चुन लिया होगा। यह आपके योगी आदित्यनाथ, श्रीमान जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृहनगर गोरखपुर से प्रारंभ होता है नाथ संप्रदाय, जो अपने हठ योग के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 28। निम्न में से किस राजवंश का संबंध मगध साम्राज्य से नहीं था? हर्यक, शिशुनाग, नंद या शुंग। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, मगध साम्राज्य से नहीं है, यानी मगध में उसका ओरिजिन नहीं हुआ हो। मगध महाजनपद में समझिएगा, जिस राजवंश का ओरिजिन यानी उद्भव मगध साम्राज्य में नहीं हुआ हो, उसके अदर स्थान या दूसरे जगह पर हुआ हो, वह सही होगा। तो देखिएगा, 28 प्रश्न का राइट ऑप्शन है इसका सी विकल्प। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। इसका संबंध मध्य प्रदेश से था, ना कि मगध साम्राज्य बिहार पटना से। क्लियर होगा। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश का संबंध प्रॉपर मगध साम्राज्य से है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और नोट करते जाइए। ये प्रश्न 29 आपकी स्क्रीन पर है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पिता ने किस राज्य की स्थापना की थी? मौर्य राज्य, चेदी राज्य, मल्ल राज्य या अंगराज्य। तो 29 प्रश्न का आपने आंसर पहचाना होगा। और इनकी माता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य की मोरा था और इनके वंश का नाम या इनके पिता ने किस वंश का नाम रखा था? मौर्य राज्य की स्थापना की थी या मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये डिफिकल्ट प्रश्न बनेंगे जब ये प्रश्न पूछा जाता है। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पिता ने मौर्य राज्य की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त मौर्य की माँ का नाम याद रखिएगा, मोरा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 30।
अशोक के टोपरा एवं मेरठ स्तंभ लेख को किसके द्वारा दिल्ली लाया गया था, यानी जो पिलर एडिक्ट हैं उनको दिल्ली पर कौन लाया था, यानी टोपरा जो अभिलेख है वो आपका हरियाणा में है और मेरठ उत्तर प्रदेश में है, तो इनको दिल्ली ले आया था कोई शासक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, देवराय प्रथम या अकबर। पहचान लिया होगा क्योंकि पुराने प्रैक्टिस सेट में हम कर चुके हैं इसको, फिरोज शाह तुगलक। FST महोदय इन अभिलेख को दिल्ली उखाड़ के ले आया था। तो 30 प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 31 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति या प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ, मथुरा में, प्रयाग में, बनारस में, अहिछत्र में। तो हरिसेन ने जो समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लिखा है वो आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है, अशोक के स्तंभ पर लिखा है। अशोक ने जो स्तंभ गढ़वा रखा था या बनवा रखा था, हरिसेन ने उस पर समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लिखा हुआ है और नाम जो बोल रहे हैं उसमें ही छिपा हुआ है आंसर इसका। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरिसेन द्वारा रचित है, अशोक के स्तंभ पर ही उसको उकेरा गया है, लिखवाया गया है हरिसेन के द्वारा। क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न 32 आपकी स्क्रीन पर है। पुष्यमित्र शुंग ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था, राजगृह, विदिशा, पाटलिपुत्र या कन्नौज। अभी आपने देखा था कौन सा वंश मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है, वो अपने शुंग वंश मिला था आंसर आपको। तो इसकी राजधानी बताइए, हमने क्षेत्र बताया था मध्य प्रदेश, और राजधानी अगर पहचान ली हो तो इसका राइट ऑप्शन बता रहे हैं हम, विदिशा। विदिशा MP में है और MP में ही शुंग वंश स्टार्ट होता है जो मगध साम्राज्य से दूर होता है। क्लियर रहेगा, मगध महाजनपद से थोड़ा सा दूर रहता है, मध्य प्रदेश में मगध महाजनपद नहीं फैला था। तो पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी शुंग वंश की क्या बनाई थी, 32 प्रश्न का बी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न 33 आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश के किस शहर से कुषाण कालीन सिक्के, कुषाण ने सोने के सिक्के चलाए थे, ध्यान रखिएगा, कुषाण शासक कनिष्क याद होगा आपको, अभिलेख एवं मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। तो किस शहर से उत्तर प्रदेश के, मथुरा, प्रयागराज, बनारस या मेरठ। राइट ऑप्शन 33 प्रश्न का आपने पहचान लिया होगा, यह मथुरा से प्राप्त हुए हैं। कुषाणकालीन राजधानी दूसरी रही है, सांस्कृतिक राजधानी मथुरा रहती है कनिष्क के समय, याद रखिएगा, वहीं से कुषाणकालीन सिक्के, अभिलेख और मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 34, मथुरा कला विद्यालय किसके काल में अपने शीर्ष पर था, मथुरा कला विद्यालय किस काल में शीर्ष पर था, मौर्य, कुषाण, मुगल या सल्तनत। 34 का आपने पहचान लिया होगा ऑप्शन, अभी हमने बताया है सांस्कृतिक राजधानी कुषाण वंश के समय मथुरा को बनाया गया था और मथुरा उसी समय सर्वोच्च स्तर पर था कला के रूप में, कला विद्यालय सबसे अधिक फेमस थे मथुरा के। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर, ये बहुत बार प्रश्न आया है, नोट कीजिएगा इसे। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, मथुरा में, अयोध्या में, देवगढ़, ललितपुर में या कौशाम्बी में। पहचान लिया होगा इसका विकल्प कौन सा सही है। 35 प्रश्न का सी विकल्प सही है, देवगढ़, ललितपुर में दशावतार मंदिर गुप्तकालीन जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 36, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख किस भाषा में लिखा है जिसे हरिसेन ने लिखा था, अभी हम ऊपर बात कर चुके हैं, भाषा बताइएगा कौन सी है, संस्कृत, तमिल, देवनागरी या बांग्ला। 36 प्रश्न का आंसर है पहला विकल्प, संस्कृत भाषा में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख प्रयाग में अशोक के स्तंभ लेख पर ही लिखवाया गया था, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरिसेन के द्वारा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, कन्नौज से पहले, यानी हर्षवर्धन ने कन्नौज राजधानी बनाई थी लेकिन इसके पहले वह कहाँ का शासक था, कौशाम्बी, कुशीनगर या श्रावस्ती या थानेश्वर। राजधानी आपने पहचान ली होगी, वर्धन वंश की पहली राजधानी क्या थी, डी ऑप्शन इसका सही है, थानेश्वर वर्धन वंश की राजधानी होती है, लेकिन जब इसके जीजा और भाई राजवर्धन की हत्या हो जाती है तो हर्षवर्धन शशांक, बंगाल के शासक शशांक को मार करके पूरे क्षेत्र पर अपना शासन चलाते हैं और थानेश्वर से राजधानी क्या बनाते हैं, कन्नौज। क्लियर रहेगा, पहले राजधानी हर्षवर्धन ने थानेश्वर शासन किया, फिर दूसरी राजधानी जो पूरे क्षेत्र में बैलेंस बनाती थी कन्नौज को बनाया। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 38, हर्षवर्धन के समय
कन्नौज कहलाता था? ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। कन्नौज का पुराना नाम या हर्षवर्धन के समय कन्नौज क्या कहलाता था? महोदयश्री, हर्ष की नगरी, या एबी दोनों, या माया नगरी? तो इस प्रश्न का आंसर हम आपसे कमेंट बॉक्स में चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस प्रश्न का आंसर भेजिएगा लिख करके कि हर्षवर्धन के समय कन्नौज क्या कहलाता था? महोदयश्री, हर्ष की नगरी, या एबी दोनों होंगे, या डी ऑप्शन माया नगरी होगा? ये कमेंट बॉक्स का प्रश्न है और हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपसे प्रश्न पूछा था, वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा 19 प्रश्न। ये आपसे हमने कमेंट बॉक्स में पिछले वीडियो में आपसे पूछा था, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में प्रदान किया है। आप सभी का शुक्रिया। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी है? इसका राइट ऑप्शन है कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 39। कला, साहित्य एवं धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाला गुर्जर प्रतिहार शासक मेहर भोज किस धर्म का अनुयायी था? देख सकते हैं इतने डीपेस्ट प्रश्न बन सकते हैं यूपी से। कला, साहित्य, धर्म को कंजर्वेशन यानी सुरक्षित या संरक्षित करने वाला गुर्जर प्रतिहार शासक मेहर भोज किस धर्म को मानने वाला था? शाक्त, शैव, वैष्णव, या गणपति संप्रदाय? तो 39 प्रश्न का आंसर पहचान लिया होगा। मेहर भोज वैष्णव धर्म का मानने वाला था या वैष्णव धर्म का अनुयायी था। याद रखिएगा, ये बहुत छोटे छोटे राजवंश हैं और इनसे प्रश्न बहुत बार बने हैं, तो इनको भूलिएगा नहीं, नोट डाउन कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 40। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? महमूद गजनवी का आक्रमण हमने लिखवाया है। 40 प्रश्न के विकल्प हैं 1016 से 17, 1018 से 19, 1019 से 20, 1020 से 21। राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा। इस प्रश्न का आंसर है महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण 1018 से 1019 के बीच किया था। तो क्लियर रहेगा आपको आंसर, कन्नौज पर आक्रमण गजनवी ने 1018-1019 के बीच किया था। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 41। 1194 में मोहम्मद गौरी ने चंदावर फिरोजाबाद के युद्ध में गहड़वाल शासक या गहड़वाल वंश के किस शासक को पराजित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1194 चंदवार या चंदावर का युद्ध पूछा जाता है। गहड़वाल वंश के शासक को हराया था यशोविग्रह, गोविंद चंद्र, भानुचंद्रा, या जयचंद्र? तो इसकी हिस्ट्री आपको याद होगी। जयचंद्र इसका राइट ऑप्शन है। डी विकल्प इसका सही है। 1194 चंदावर के युद्ध में गौरी ने जयचंद्र को ही मार दिया था, हरा दिया था। क्यों? क्योंकि जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान को हराने में गौरी की मदद की थी। तो जयचंद्र को विश्वास पात्र न मानते हुए गौरी ने अगले ही आक्रमण किया 1194 में, क्योंकि 1192 तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने में जयचंद ने मदद की थी और दोबारा गौरी ने जब आक्रमण किया 1194 में तो जयचंद की फाइल निपटा दी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 42। गहड़वाल शासक या गहड़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? यशोवर्मन, यशोविग्रह, गोविंद्र चंद, या जयचंद? और राइट ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। चारों विकल्प में से कोई एक होगा। तो 42 प्रश्न का राइट विकल्प है जयचंद। जयचंद को मारकर गहड़वाल वंश का अंत कर दिया था गौरी ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 43 ये रहा। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? देखिएगा, उत्तर प्रदेश का ही जीएस है पूरा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन से स्थल हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित थे? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, या हुलास? कूट बने हुए हैं इस प्रश्न के। कूट में पहला विकल्प कह रहा है 1, 2, 3, 4 सही है। बी कह रहा है 1 और 2 सही है। सी कह रहा है 2 और 3 सही है। डी कह रहा है 3 और 4 सही है। तो राइट ऑप्शन ध्यान से चुनिएगा, इसमें कूट बने हुए हैं। 43 प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा। 3 और 4 यानी आलमगीरपुर और हुलास ये यूपी में स्थित है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के केंद्र। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 44। निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। पुरापाषाण काल के अधिकांश उपकरण क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित थे। सराय नाहर राय से 15 समाधान प्राप्त हुए हैं।
तीसरा है ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य राज्य के सहारनपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। तो 44 प्रश्न का राइट ऑप्शन ध्यान से कूट दिए हैं, इनको चुनिएगा। पहला विकल्प 1 और 2 कह रहा है सही है, डी ऑप्शन कह रहा है केवल 2 सही है, सी कह रहा है 2 और 3, डी ऑप्शन 1, 2 और 3। तो राइट ऑप्शन इस प्रश्न का पहचान लिया होगा। मिलाइए क्या सही है, तो इसका तीनों विकल्प सही हैं, यानी पहला भी सही है, क्वार्टजाइट पत्थरों से अधिकांश उपकरण बने हैं, सरायनहार से 15 समाधान प्राप्त हुए हैं, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य एविडेंस सहारनपुर जिले से मिले हैं। मेरठ सहारनपुर याद होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 44 के बाद 45 देखिएगा, ये कूट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सुमिलित करने हैं। महाजनपद दिया है और राजधानी, तो चेदी महाजनपद की राजधानी, वत्स, मल्ल या सूरसेन, चारों को मिलाइएगा। देखिएगा हम मिलाते हैं और कूट पर पहुंचते हैं तो 45 ऑप्शन का आंसर निकल के आ जाएगा। तो 45 प्रश्न का देखिए, चेदी की क्या है, ए विकल्प का सही होगा शक्तिमती, वत्स का होगा कौशाम्बी, और मल्ल की अभी बताई थी हमने कुशीनगर या कुशीनारा, और सूरसेन मथुरा। तो ये निकल के आ जाएगा पहले का दूसरा, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। और बी में भी 2 है, लेकिन जैसे ही हम बी ऑप्शन पे देखेंगे वत्स की कौशाम्बी, तो बी ऑप्शन पर 4 आ जाएगा, और ये कूट सी विकल्प में है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। राजधानी महाजनपदों की प्रश्न में पूछी जाती हैं, इसलिए इनको ध्यान से याद कर लीजिए। 46 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला विकल्प है उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश क्षेत्र था। कुषाण कालीन या कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का समृद्ध क्षेत्र था। सी विकल्प राज्य में मथुरा की खुदाई से कुषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। सारनाथ के धर्मराज के स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया था। थोड़ा सा कठिन जरूर है ये, पीसीएस जैसे एग्जाम में बनेगा, लेकिन फिर भी आप इस प्रश्न पर नज़र रखिए क्योंकि ये एग्जाम्स कॉपी कर देते हैं प्रश्न। तो 46 प्रश्न का राइट विकल्प है आपका डी विकल्प ही गलत है, क्योंकि सारनाथ से धर्मराज स्तूप का पुष्यमित्र शुंग ने निर्माण नहीं कराया था। ये ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 47, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। शक मूल रूप से पश्चिमी एशिया की एक बर्बर तथा खानाबदोश जनजाति थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया था, और कूट दिए गए हैं, क्या एक सही है, केवल 2 या 1 और 2 दोनों, या ना एक ना दोनों सही हैं। तो ये ध्यान से ऑप्शन चुनिएगा। 47 प्रश्न का राइट ऑप्शन है केवल दूसरा, यानी कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया था। ये ऑप्शन ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कब शक संवत प्रारंभ हुआ, तो 78 ईसी यानी एडी, एना डोमिनी, क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 48, हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, वह प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महाभोज परिषद का आयोजन करता था। हर्ष के बांसखेड़ा अभिलेख में उसकी वंशावली, प्रशासनिक संरचना, सैनिक अभियानों की जानकारी मिलती है। तो इन दोनों से पहचान लिया होगा, क्या एक सही है या 2 सही है, या दोनों सही है, ना 1 ना 2 सही है। तो राइट ऑप्शन पहचान लिए, इसका राइट विकल्प है। मिलाइए कि सही आपने पहचाना है। 48 का सी विकल्प सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में आपका महाभोज परिषद का आयोजन होता था, यहीं दान करते थे हर्षवर्धन, और बांसखेड़ा अभिलेख से इनकी वंशावली, प्रशासनिक संरचना और सैनिक अभियानों की जानकारी मिलती है। तो ये इम्पोर्टेंट और थोड़े से कठिन प्रश्न जरूर हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट हैं प्रश्न। जब पेपर में आते हैं तो नंबर दे के जाते हैं, इसलिए इन कठिन प्रश्नों को जरूर कीजिएगा। और हम आपको आज पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे। एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है कि पीडीएफ भी उपलब्ध करा दीजिएगा, तो हम इस प्रश्नों की ये पीडीएफ आपको उपलब्ध करा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।